रिकॉर्ड भी कर देना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अगली क्लास। इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। वीडियो के साथ सभी जुड़ जाइए, सभी बच्चे आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज की इस क्लास में अगले दो टॉपिक हम करेंगे। पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी, तो सामान्य परिचय हमने पढ़ा था, सामान्य परिचय और पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, इस क्लास में सामान्य परिचय और पर्वतों के बारे में पढ़ा था। तो क्लास आज सही समय पर शुरू हो गई है। क्लास के साथ सभी जुड़ जाइए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपकी मैराथन क्लास में रीजनिंग की क्लास चलेगी अंकुर सर की। तो शुरू करते हैं। देखो, ये रहा आपका पहला सवाल। ये देखो पहला सवाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है, एक तो पहाड़, एक तो है पहाड़, एक है पर्वत। क्वेश्चन छिप रहा है। एक तो पहाड़ है, एक है जी पर्वत दर्रे। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और नदियां, और इन नदियों पर जो है बने हुए बांध। आज की क्लास में ये चार टॉपिक रहेंगे: पहाड़, पर्वत, नदियां और बांध। क्लियर है बात? सही करके आओ इसको एक बार। देखो पहला सवाल। सवाल करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं। ध्यान देंगे सभी यहाँ पे। पिछली क्लास में हमने मैप के बारे में जाना था, अपने स्टेट्स के बारे में जाना था, बाउंड्रीज के बारे में जाना था हम अपने भारत की, और भारत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत, माउंटेन्स। माउंटेन्स, ध्यान से देखो। जो माउंटेन्स मिलते हैं हमारे भारत में, वो मिलते हैं जी भारत के उत्तर वाले हिस्से में। कहाँ मिलते हैं? उत्तर वाले हिस्से में मिलते हैं। और उत्तर वाले हिस्से में जो माउंटेन है, इसके ऊपर देखो सबसे पहले यहाँ एक नोड है। इस नोड को हम बोलते हैं पामीर का पठार। इसको बोलते हैं पामीर का पठार, जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। पामीर का पठार, पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार से इस साइड में जो पर्वत श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं हिंदू कुश। ये पर्वत श्रेणी है हिंदू कुश, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक गई हुई है। और इधर जो है, इधर पर्वत श्रेणी जो है, इसका नाम है कुनलुन। ये चाइना में पड़ता है, कुनलुन। कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है। और इसके ऊपर ये है पामीर का पठार, जो दोनों पर्वतों के एक नोड के काम करेगा, गांठ की तरह काम करता है। अब इस पर्वत श्रेणी में ऊपर देखोगे, यहां से होता है हिमालय शुरू, जो कि एशिया का सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। एक नवीनतम वलित पर्वत है ये भारत से भी जाता है, नेपाल से भी जाता है, सिक्किम से, भूटान से होते हुए, और म्यांमार तक चला जाता है, म्यांमार तक। ठीक है, म्यांमार तक। ये जो हिमालय है, इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। इसके नीचे आओगे, एक श्रेणी बनी हुई है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। फिर नीचे आओगे, इसको हम बोलते हैं लघु हिमालय। और लघु हिमालय के सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। क्या बोलते हैं जी? शिवालिक श्रेणी। क्लियर बात है? शिवालिक श्रेणी। अब इनकी ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं, तो नेपाल में एक ऊंची चोटी पड़ती है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो कितनी है? लगभग 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और अगर मैं भारत की ऊंची चोटी की बात करूं, तो भारत की ऊंची चोटी यहां लद्दाख रीजन में एक श्रेणी जाती है, जिसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम। हिमालय से पहले कुछ श्रेणियां बनती है हमारे भारत में। देखो हमारे भारत में लद्दाख वाले रीजन पे, ये हो गया लद्दाख का रीजन, यहां कुछ श्रेणी है। कौन कौन सी श्रेणी है वो? ये तो हो गई जी काराकोरम। ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम। और इसी काराकोरम पर कुछ ग्लेशियर भी मिलते हैं, जैसे बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, जैसे बियाफो, लद्दाख में एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वो इसी श्रेणी में है। फिर एक श्रेणी आएगी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। फिर एक श्रेणी आएगी जास्कर श्रेणी, जास्कर, जास्कर श्रेणी। और फिर हिमालय शुरू हो जाता है, ये वृहद हिमालय ऐसे जा करके, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार में एंटर करता है। और जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी पड़ेगी इसी हिमालय के नीचे, जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी।
पीर पंजाल श्रेणी। तो कौन कौन सी श्रेणी है? एक तो है काराकोरम श्रेणी, एक है लद्दाख श्रेणी, एक है जास्कर श्रेणी और एक है जी पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर बात है। उत्तराखंड में भी कुछ चोटियां पाई जाती है, जैसे नंदा देवी, ये उत्तराखंड में मिलती है चोटियां, नंदा देवी। और सिक्किम में जाओगे तो सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, ये कल भी कराया था मैंने तुम्हें। कंचनजंगा ऊंची चोटी है सिक्किम में। और जब यही हिमालय म्यांमार में चला जाता है तो म्यांमार में इसको हम बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा, अराकान योमा म्यांमार में बोलते हैं इसको। और अरुणाचल प्रदेश में जो ऊंची चोटी है, देखो यहां बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको हम बोलते हैं नामचा बरवा। इस ऊंची चोटी का नाम है जी नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, सिक्किम में कंचनजंगा है, म्यांमार में इसी पर्वत को बोलते हैं अराकान योमा, उत्तराखंड में नंदा देवी है। और इस काराकोरम रेंज पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इनके बारे में आप लोगों ने कल भी सवाल कर लिए थे, आज भी कुछ सवाल है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर है। अब इन पर्वतों पे एक जगह से दूसरे जगह के जाने के लिए इन पर्वतों के बीच कुछ दर्रे मिलते हैं, कुछ दरारें मिलती है, इनको हम बोलते हैं दर्रे, माउंटेन पासिस उनको बोलते हैं, माउंटेन पासिस। तो आज उसके भी क्वेश्चन है माउंटेन पासिस। अब जो माउंटेन है कितने प्रतिशत भारत के, लगभग भारत के क्षेत्रफल के 10.7% हिस्से पर माउंटेन है भारत के। तो भारत के ऊपर में तो है माउंटेन, उसके नीचे आओगे उसके नीचे मैदान देखने को मिलेंगे, फिर पठार देखने को मिलेंगे। तो ये है बेसिक थ्योरी। अब सवाल पे आओ। पहला सवाल पूछा है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार, ध्यान देंगे, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो गिरनार पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है जी गुजरात राज्य में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? गुजरात राज्य में पड़ती है, गुजरात राज्य में। क्लियर। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल कहा है निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्या विचार करना है? पहले इसने पहाड़ियां दी है महादेव पहाड़ियां, फिर बताया सहाद्री पर्वत, फिर बताया सतपुड़ा पर्वत। और इनको हमें क्रम से लगाना है, किस क्रम से? उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे क्रम? ध्यान दो सभी यहाँ पे। देखो पढ़ाई पे विशेष फोकस करो, टाइम बहुत ही कम बचा है। यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम है अब उसके मात्र 1 महीना रह गया है। इस 1 महीने के अंदर जो पिछला सिलेबस हो चुका है उसको रिवीजन भी करना है उसका, और आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से अपना स्कोर भी बढ़ाना है। ठीक है जी। तो महादेव, अब देखो महादेव कहाँ से पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। सबसे पहले हमारे भारत में, ये जो हमारा भारत है, इस भारत में मध्य प्रदेश से ऊपर और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यहां मिलती है महादेव की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां। राजस्थान में मिलती है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी, सबसे पुराना वलित पर्वत है ये अरावली पर्वत श्रेणी। फिर इस महादेव की पहाड़ी के नीचे आओगे, यहां है विंध्याचल पर्वत, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ये तो एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, फोल्ड। मैंने आपको बताया था वलित पर्वत कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं वलित पर्वत? जब 2 प्लेट टकराती है तो एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर, तो बन जाता है वलित पर्वत। और ये है ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जब 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती है तो एक प्लेट ऐसे उठ जाएगी, ये प्लेट ऐसे उठ जाएगी, तो इस तरीके से 2 पर्वत बनेंगे। ये वाला जो पर्वत है इसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। और ये वाला जो पर्वत है ये है सतपुड़ा पर्वत, इसको बोलेंगे सतपुड़ा पर्वत। तो एक है जी विंध्याचल पर्वत, एक है सतपुड़ा पर्वत, और इनके बीच में जो घाटी बनेगी, घाटी, उसको हम बोलेंगे भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। और इस भ्रंश घाटी से एक नदी होकर के बहेगी, इस नदी का जो नाम है वो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे पश्चिम घाट, और पश्चिमी घाट में, इस पश्चिमी घाट को हम बोलते हैं सहाद्री पर्वत, सहाद्री, सहाद्री। और इधर पूर्वी घाट के जो पर्वत है इनको बोला जाता है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। तो अब आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, देखो ध्यान से। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है तो सबसे ऊपर कौन सी होगी? महादेव की पहाड़ी, ये रही यहाँ पे महादेव की पहाड़ी। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, ये रहा सतपुड़ा पर्वत, और उसके बाद सहाद्री। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पहले महादेव, फिर 1 3 फिर 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया?
सी ऑप्शन सही हो जाता है 132। सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गई बात सभी को? ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, यहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को एक तो शेयर कर दो आप लोग, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तनु तोमर, कटारिया कटारिया, नरेश कश्यप, तानिया मलिक, राजू धामा, प्रशांत चौहान, कटारिया, गौरव कुमार, सभी को राम राम। सवाल पे आ जाओ, सवाल देखो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बहुत सारे सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान से समझते हुए भी करेंगे, लेकिन फोकस बनाए रखो अपना। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर का पठार पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले और बिहार वाले और झारखंड वाले रीजन पे पड़ता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर वो पठार है जहां से खनिज भी निकलते हैं भारत के लिए। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात ये कर रहा है, तो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है इसकी वो कौन सी होगी? वो होगी जी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी होगी पारसनाथ। कौन सी? पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में क्या मिलता है? खनिज खोदते खोदते पारस मिल गया, ऐसे याद रखेंगे। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो गई पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है धूपगढ़ चोटी। ये चोटियां अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, किस पर्वत की कौन सी ऊंची चोटी है? धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है? धूपगढ़, तो धूपगढ़ जो चोटी है वो है जी सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। बी ऑप्शन सही रहेगा, सतपुड़ा रेंज में। ये जो मैकाले रेंज है, मैकाले की पहाड़ियां जहां महादेव की पहाड़ी है, ये भारत हो गया, यहाँ है महादेव की पहाड़ी, इसी के बराबर में पड़ती है मैकाले की पहाड़ी। और फिर इधर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, तो महादेव और मैकाले इधर है। सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज, विंध्या रेंज कहाँ है? इसके जस्ट नीचे आओगे तो ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के नीचे है विंध्या रेंज। तो अगर उत्तर से दक्षिण में लगाने को आ जाए तो ध्यान रखना विंध्या पर्वत ऊपर है और सतपुड़ा पर्वत नीचे है, सतपुड़ा रेंज है। क्लियर है? और इनके बीच में बहती है नर्मदा नदी, जो कहां से निकलती है? जो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, यहां से निकलती है नर्मदा नदी। तो विंध्या रेंज समझ आ गई सभी को? धूपगढ़ चोटी किसकी रेंज की है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अब बात आती है दर्रे की। दर्रे को हम पासिस भी बोलते हैं, माउंटेन पासिस। और पासिस का मतलब यह है कि एक माउंटेन से इस साइड से अगर इस साइड में जाना है तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि पहले पहाड़ चढ़े और फिर उधर से रिपटते हुए चले गए, ऐसे तो नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस जगह से इसके पीछे जगह जाने पर इनके बीच में कुछ कुछ दर्रे होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दर्रे। कुछ जगह होती है इनको दर्रे बोलते हैं। तो कौन कौन से? वैसे ये सारे ही दर्रे हैं, सिपकिला, जोजिला, नाथुला, जलेपला। तो कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में देखो सिपकिला दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में ही है सिपकिला। सिपकिला पर्वत, सिपकिला जो दर्रा है वो किस में है? वो हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम में। और जलेपला, जलेपला भी सिक्किम में है, सिक्किम में। इन क्वेश्चंस को कर लो, भारत के सारे दर्रे आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से याद हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकिला दर्रा। ए ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले सवाल पे आगे देखो। सवाल करने से पहले आप लोगों को पता ही है जीएस फाउंडेशन बैच निकला हुआ है, इस पे एडमिशन चालू है, आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें पूरा फाउंडेशन आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक का कराया जाएगा। सारे मैप का डिस्कशन भी होगा, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों मैप का अच्छे से डिस्कशन होगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि मंथली करंट अफेयर भी मिलेगी इसी बैच में, और सारे एग्जाम के PYQs डिस्कस किए जाएंगे। मात्र 399 रुपये का बैच है। इसी तरीके से एक कॉम्बो बैच भी है, जिनका मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स और जीएस दोनों अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोनों के लिए एक फाउंडेशन बैच है, इस एप्लीकेशन पे मिलेगा, इतनी सी फीस में मिलेगा। सवाल पे आओ।
जवाहर सुरंग, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे के बीच में है? कहाँ है जवाहर सुरंग? तो जो जवाहर सुरंग पड़ती है जम्मू कश्मीर में, एक दर्रा है जी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रा। विशाल राणा जय हिंद भाई। बनिहाल दर्रा में है जवाहर सुरंग। सबसे बड़ी सुरंग है जम्मू कश्मीर की। अगला सवाल, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस स्टेट में पड़ता है? J&K में पड़ता है जोजिला दर्रा। और किन किन को जोड़ेगा दर्रा? किन किन रास्तों को जोड़ेगा? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है तो श्रीनगर और लेह। सातवें का होगा ए, श्रीनगर और लेह। जोजिला दर्रा किसको जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। अगला सवाल, पालघाट दर्रा। कुछ दर्रे दक्षिण भारत में भी है, क्योंकि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ही सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो तो देखो ध्यान से, जैसे ये हमारा भारत है, पश्चिमी घाट में सारे पर्वत ऐसे श्रेणीबद्ध है, लेकिन पूर्वी घाट में पर्वत थोड़े सीधे सीधे है, इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस है ये। तो इनमें तो दर्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दर्रे मिल जाते हैं, कुछ केरल में, कुछ महाराष्ट्र में। तो केरल के जो दर्रे है उसको बोलते हैं, केरल का जो दर्रा है उसको बोलते हैं पालघाट दर्रा। तो कहाँ कहाँ है ये? केरल और तमिलनाडु। ए ऑप्शन सही रहेगा, केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ेगा पालघाट दर्रा। महाराष्ट्र के दर्रे भी है, महाराष्ट्र के कौन कौन से दर्रे हैं देखो, एक तो हो गया भोरघाट और एक हो जी थालघाट। ये महाराष्ट्र के दर्रे है, भोरघाट थालघाट ये महाराष्ट्र के है। पालघाट दर्रा कहाँ का है? केरल का है। समझो केरल में पाल ऐसे याद रखेंगे, केरल में पाल। तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे है। आगे देखो, बोमडीला दर्रा, इसको बुमडीला भी बोल देते हैं, बुमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करो कमेंट अब। बुमडीला दर्रा कहां पड़ेगा? तो बुमडीला दर्रा कहां पड़ेगा जी? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील, ये मणिपुर में है। उत्तराखंड के दर्रे हो गए नीतिला दर्रा, माना, नीति, माना, लिपुलेख, ये 3 दर्रे उत्तराखंड में है। सिक्किम में जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और सिक्किम के अगर मैं दर्रे की बात करूं तो कौन कौन से है सिक्किम में? जलेपला और नाथुला, जलेपला और नाथुला, ये 2 दर्रे हैं जो सिक्किम में है, जलेपला, नाथुला। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम में, ठीक है। मणिपुर, लोकटक झील इसमें पड़ती है मणिपुर में। उत्तराखंड के नीतिला, माना और लिपुलेख। अरुणाचल प्रदेश का हो गया बुमडीला दर्रा, बुमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और ये पहला प्रदेश है जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, सबसे पूर्व में है ये। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम के मैंने आपको अभी बताए, सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं बताओ। सिक्किम में जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं? बी ऑप्शन सही रहेगा, नाथुला दर्रा और जलेपला। जैसे नाथू को बोला हो कि नाथू भाई जाओ जल लेकर के आओ, नाथू भाई जाओ जल लेकर के आओ सिक्किम से, तो नाथुला और जलेपला दोनों दर्रे कहाँ हो गए? सिक्किम में हो गए। अगर मैं माना और नीति की बात करूं, नीति ने माना, क्या माना, कहाँ माना? उत्तराखंड में माना। तो उत्तराखंड के हो गए नीतिला और माना दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड। ये हो गए जी सिक्किम में, ये सिक्किम के दर्रे है। सिपकिला और यांगापला और बुर्जिल और जोजिला ये है कश्मीर के, ये J&K के है, जम्मू कश्मीर। और सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। याद करेंगे इनको सभी को। माना और नीति, नीति मान लो, उत्तराखंड की नीति मान लो, ठीक है, यूके में है। और साथ ही साथ नीति इसलिए माननी क्योंकि लेख लिख रखे हैं, लिपु लेख, उत्तराखंड वालों ने लेख लिख रखे हैं, उनकी नीति के लेख लिखे हुए हैं, उनको मानना पड़ेगा। सिक्किम में जाकर के नाथू को कहा नाथू भाई जल लेकर के आओ, ठीक है। सिपकिला, ये सिपकिला कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश।
जोजिला और बुर्जिल दल्ला पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर है भारत में। वैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों इससे लंबी है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, ये जो नदी है ये भारत में एंटर करती है। भारत से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन राज्यों से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए एंटर कर जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो एक शाखा तो इसकी भारत में ही रहती है, इसको बोलते हैं हुगली, इस शाखा को। और इसकी एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। इसको बंगाल का शोक भी बोलते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक। ठीक है, दामोदर नदी ये हुगली है, हुगली जो भारत में ही रहती है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो एंटर करती है, ये सबसे पहले देखो बांग्लादेश में जहां ये एंटर करती है इसको बोलते हैं फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज से क्या करती है? बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और बांग्लादेश में एंटर होने पर इसका जो नाम पड़ता है इसको बोलते हैं पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। अब इधर से आती है एक ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तक भारत में नहीं घुसती तब तक इसका नाम रहता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम रहता है? सांगपो। सांगपो नदी फिर भारत में आएगी, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। और जैसे ही ये भी बांग्लादेश में एंटर करेगी तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना। क्या नाम है जी? जमुना। ठीक है, जमुना। और जब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाएगी तो यहां देखो ये दोनों नदी मिल गई, एक होगी ये, इसका नाम रखा गया है मेघना नदी। तो गंगा नदी के कई नाम हो गए। जब ये भारत में ही रहती है जो शाखा उसको हुगली बोलेंगे, इसकी सहायक नदी हो गई दामोदर। बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां से एंटर करती है उसको फरक्का बैरेज बोलेंगे। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत से पहले और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है सांगपो, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसको जमुना बोलेंगे। और जब ये दोनों पद्मा और जमुना मिलती है तो मेघना बनाती है। और इन दोनों नदियों की वजह से बनता है एक सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। दीपक चौधरी, समस्त कोचिंग के स्टाफ के गुरुजनों और स्टूडेंट साथियों को मेरी तरफ से थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भाई। गुरुजी डेक्स्ट क्या है ये? डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ाओगेगा? डेस्क्रिप्टिव, हाँ डेस्क्रिप्टिव भी क्लास के क्वेश्चंस के साथ साथ ही डेस्क्रिप्टिव चल रहा है आप लोगों का। डेस्क्रिप्टिव जीएस फाउंडेशन बैच में पूरा डेस्क्रिप्टिव ही रहेगा, जो जीएस फाउंडेशन बैच होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बी बता रहे हो सभी, बी, वो जमुना का है। इसको बोलेंगे पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं हम पद्मा के नाम से, पद्मा। इसको ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना बोलेंगे, जमुना। और मेघना बोलेंगे, मेघना बोलेंगे जब गंगा, गंगा नहीं बोलेंगे, पद्मा बोलेंगे। फिर मेघना बोलेंगे जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तो बोलेंगे मेघना। और सांगपो इसको बोलते हैं जब तक ये भारत में एंटर नहीं होती। ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। क्लियर है बात? याद कर लेना इनको। आगे आओ, अगला सवाल देखो। तिब्बत में मानसरोवर झील, पहले तो यही हो गया, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तिब्बत में किस नदी का उद्गम होता है? क्या सिंधु नदी, क्या सतलज नदी, क्या ब्रह्मपुत्र नदी, या इनमें से सभी? अच्छा भाई, ओके। यूपी वाले हैं हम। हाय सर, हाय भाई, हाय। हाँ जी बताओ। तिब्बत में मानसरोवर झील, देखो तिब्बत में एक मानसरोवर झील पड़ती है। और मानसरोवर झील से एक नदी तो ऐसे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में को होकर चली जाती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में को। इसका नाम है सिंधु नदी। ये फिर पाकिस्तान में एंटर होते हुए कहाँ गिरती है? जाकर के अरब सागर में। ये भी पूछ लिया जाता है किस सागर में गिरेगी? अरब सागर में जाकर के गिरेगी। और जो गंगा है वो तो गंगोत्री से आती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
लेकिन सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर चली जाती है। तो एक तो सिंधु नदी निकलती है, एक निकलती है जी सतलज नदी, जो कि सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। सतलज नदी, इस पर बांध भी बना हुआ है एक, सतलज नदी, ठीक है। अच्छा, और एक जो है यहीं से मानसरोवर झील से इस साइड में निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से निकलती है वो ब्रह्मपुत्र नदी। जब तक वो भारत में एंटर नहीं होती तब तक उस नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से। तो इसका सही जवाब क्या होता है? सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे आओ, अगला सवाल देखो। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये किस नदी पर पड़ता है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप किस नदी पर पड़ता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक तो यही क्वेश्चन बन गया, सवाल बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो किस नदी पर पड़ेगा? ये पड़ेगा जी ब्रह्मपुत्र नदी पर। डी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब इनको समझो, ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये तीनों की तीनों दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की। देखो हमारा जो भारत है इसके उत्तर में भी नदी है, और इसके उत्तर से जो नदी आती है वे सभी हिमालय से निकलने वाली नदी है। इनको हम सदा नीरा नदी भी बोलते हैं। सदा नीरा का मतलब ये है कि वो 12 के 12 महीने बहती रहती है, जवान है ये सारी नदियाँ। ये नदी जवान है, जवानी में ही तो तोड़ फोड़ मचती है, इसलिए ये सारे तोड़ फोड़ मचाती है। ये पहाड़ों को काट देगी, भूस्खलन कर देगी, बाढ़ ले आएगी, मिट्टी को काट देगी, है ना, ये जवान है। लेकिन जो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप की है, भारतीय प्रायद्वीप की है जो नदी, भारतीय प्रायद्वीप की जो नदी है वे बूढ़ी हो चुकी है, वे बूढ़ी नदी है, वे सदा नीरा नहीं है, वे मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। और इस दक्षिण भारत में भी सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी, गोदावरी से ऊपर एक नदी बहती है महानदी, ये है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ये है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, इसलिए इसको गंगा भी बोलते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी, कृष्णा, फिर आएगी कावेरी, फिर आएगी वैगई, ये कावेरी वैगई। केरल में पड़ेगी एक पेरियार नदी, पेरियार। कौन सी नदी है ये? पेरियार, नोट कर लेना अपने इसमें। ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, और ये है वैगई नदी, वैगई। केरल में पड़ेगी पेरियार नदी, छोटी सी नदी है, वो अरब सागर में गिरती है जाकर के, पेरियार नदी। यहां देखो ऊपर, ऊपर बात करते हैं फिर। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है नर्मदा नदी, वो भी कहाँ गिरेगी? वो भी अरब सागर में जाकर के गिरेगी, नर्मदा नदी। इसके नीचे यह एक तापी नदी, तापी नदी, वो भी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में जाकर के गिरेगी। फिर गुजरात वाले राज्य में पड़ती है साबरमती, माही, और राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी। ये साबरमती, ये माही, ये लूनी, ये राजस्थान में खो जाती है, किसी सागर में नहीं गिरती। जबकि साबरमती और जो माही है वो कहाँ गिरेगी? वो गिरेगी खंबात की खाड़ी में। यहाँ जादू की उंगली है ना, वे खंबात की खाड़ी, यहाँ गिर जाती है आकर के। समझ आ गई बात? अब इनकी भी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां देखेंगे बाद में। तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये रही दक्षिण भारत की नदियां है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारनद मुख का निर्माण करती है? जवारनद मुख को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी, एस्चुरी। ध्यान से समझो, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के, बंगाल की खाड़ी में। अब इधर है ढलान, ऐसे ढलान है भारत में, इधर से भाग उठा हुआ है, इधर से ऐसे ढलान है, तो इधर से सारी मिट्टी की गाद, रेत, पर्वत, वो सब बह करके इधर इस साइड में चले जाएंगे। और नदी अपने साथ लेकर के गई, लेकिन समुद्र में गिरने से पहले वो सारी चीज जमीन पे छोड़ देगी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियां बनाएगी डेल्टा। डेल्टा होता है जो गाद रेत होती है उसको समुद्र में गिरने से पहले जमीन पे छोड़ देना, ये सारी डेल्टा बनाएगी। लेकिन जो नदी यहाँ भरंस घाटी से होकर के बह रही, यहाँ तो ऊंचाई है, ऊंचाई से सीधे समुद्र में पड़ेगी, ये ऊंचाई से सीधे समुद्र में पड़ेगी, एक फ्रेश वाटर पड़ेगा, बिल्कुल ताजा पानी पड़ेगा, कोई इसमें रेत नहीं होता, कोई गाद नहीं होती, सीधे समुद्र में पड़ेगी। इसको बोलते हैं एस्चुरी, जवारनद मुख।
इसको एस्चुरी बोलते हैं, जवाहर नद बोलते हैं। तो अब बताओ कौन सी नदी है जो जवाहर नद मुख का निर्माण करती है? जवाहर नद मुख, स्वर्ण रेखा ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ऊपर महानदी से भी ऊपर है ये स्वर्ण रेखा। तो कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी। नर्मदा, राप्ती नहीं करती, महानदी नहीं करती, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो स्वर्ण रेखा है ये यहाँ पड़ेगी, महानदी से भी ऊपर यहाँ पड़ती है, छोटी सी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी का। अगला सवाल, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यूपी जीके में भी कराया था मैंने तुम्हें। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है बताओ? क्या गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा? हाँ जी बताओ, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्या गोदावरी की है? गोदावरी की नहीं है। गोदावरी की है जैसे वेन गंगा, पेन गंगा, ये इसकी सहायक नदी है, पेन गंगा। क्षिप्रा नदी सहायक नदी है किसकी? चंबल की। चंबल की नदी है क्षिप्रा। और चंबल भी खुद एक सहायक नदी है। किसकी है चंबल सहायक नदी? यमुना की। चंबल यमुना की सहायक नदी है। और फिर चंबल की सहायक नदी होती है क्षिप्रा। ठीक है, ये बड़े बड़े बीहड़ बना देती है। बीहड़ का मतलब ये है कि गड्ढे बना देगी, उसमें एक आदमी भी समा जाएगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे बना देगी चंबल नदी। क्लियर? किन किन राज्यों में होकर के बहती है चंबल नदी? सवाल बना रखा है आगे। महानदी दक्षिण भारत की नदी है। और नर्मदा ये जो है एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है, अरब सागर में। क्लियर होगी बात? तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल जहां से वो निकलती है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो निकलती है वो निकलती है जी त्र्यंबकम गांव से। बी ऑप्शन सही रहेगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां हो गया? त्र्यंबकम गांव। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम गांव। आगे देखो अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताओ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। पश्चिमी घाट में पड़ती है ये पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। ध्यान रहेगा, कावेरी नदी है, कावेरी ब्रह्मा की पुत्री है, ऐसा याद रखेंगे, है ना। ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। और गोदावरी का कहां से हो गया? त्र्यंबकम से। कावेरी का कहां से हो गया? ब्रह्मगिरी से। आगे देखो, कावेरी नदी जल विवाद, इसके ऊपर एक जल विवाद भी चला हुआ है दो राज्यों के बीच में। किन दो राज्यों के बीच में है ये जल विवाद? किन दो राज्यों के बीच में है जल विवाद? ये जो जल विवाद है ये है जी कर्नाटक और तमिलनाडु। डी ऑप्शन सही रहेगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। आगे देखो, आज मैं थोड़ा तेज तेज करा रहा हूं क्योंकि सवाल है बहुत ज्यादा, और उसके बाद आपकी रीजनिंग की भी क्लास होगी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा नदी है, एक भीमा नदी है, भीमा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। पूछा है इसका उद्गम स्थल किसके पास में है, किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पड़ेगा? ये पड़ता है जी महाबलेश्वर के पास में, महाबलेश्वर। अब देखो कैसे याद रखेंगे, कृष्णा भगवान थे, कृष्णा वो महाबली थे, महाबली। तो महाबलेश्वर से उद्गम स्थल है किसका? कृष्णा नदी का। साथ के साथ ट्रिक भी बता रहा हूं मैं तुम्हें याद करने की। आगे देखो, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर। अब दामोदर नदी जिसको हम बंगाल का शोक भी बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि बंगाल में बाढ़ लेकर के आती है ये। और ये प्रदूषित नदी भी है क्योंकि इसमें जो फैक्ट्री वहां लगी हुई है वो दामोदर नदी पे पानी डालती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी, तो दामोदर नदी बंगाल, बिहार, झारखंड में एक पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। 20 सवाल हो गए तुम्हारे। दामोदर नदी कहां से पड़ती है जी? छोटा नागपुर पठार से। क्लियर है? आगे देखो अगला सवाल, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी, भ्रंश द्रोणी को भ्रंश घाटी भी कह सकते हैं, भ्रंश घाटी, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैले।
रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली कैसे बनते हैं? जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग होती है तो एक भाग उठ जाएगा, दूसरा भाग उठ जाएगा, ये दोनों पर्वत बनेंगे और इनके बीच में जो गड्ढा बनेगा, ये पर्वत इनके बीच में जो गड्ढा बन गया, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, हाँ गौरव कुमार सही जवाब है भाई, ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसके अलावा तापी नदी जो है, तापी नदी, वो भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। लेकिन जो सोन नदी है वो नहीं बहती। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी, सोन नदी है जी गंगा की सहायक नदी, गंगा की। और एक गंगा की टोन्स नदी भी है, टोन्स। सोन और टोन्स यूपी में बहती है, ये दोनों की दोनों नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है और कावेरी भी दक्षिण भारत की नदी है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? सहायक नदी, जो सहायक नदी होती है इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी। और सहायक नदी का मतलब यह है कि मान लो ये तो है मेन नदी, कोई एक अलग से नदी आई और वो इस मेन नदी में आकर के मिल गई, तो इसको हम सहायक नदी बोलेंगे। ये कोई बड़ी नदी है, मेन नदी है, और इसमें कोई आकर के मिल गई, ये इसकी सहायक नदी होगी। तो इसमें से कौन सी है ऐसी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की जो है तुंगभद्रा भी है, तुंगभद्रा, मालप्रभा भी है, घाटप्रभा भी है। आराम से याद हो जाएगा, कृष्णा में तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, लेकिन अमरावती नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा 22वें का, 22वें सवाल का होगा जी डी ऑप्शन सही। सोनू मास बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? देखो ये रहा सवाल, चंबल नदी किन राज्यों से होकर के ये बहती है? चंबल नदी कैसे काटेंगे ऑप्शंस को? जब ऐसे ऑप्शन पेपर में आ जाए तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी बिहार में, तो क्या काम इसका? बिहार में तो नहीं है, तो बिहार सी ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। गुजरात में नहीं जाती, गुजरात भी कट गया, दो ऑप्शन कट गए। कौन सा बचा? गुजरात। जब गुजरात और छत्तीसगढ़ कट गया तो ये भी कट गया, कौन सा ऑप्शन बचा? ए ऑप्शन बचता है सिर्फ, क्योंकि देखो बिहार और छत्तीसगढ़ ये तो पूर्व के राज्य है, जबकि चंबल तो पश्चिम में है, राजस्थान की साइड में है ना। अगर मान लो कोई नदी गुजरात में बह रही तो वो छत्तीसगढ़ में कैसे बहेगी? तो डी ऑप्शन तो वैसे भी कट जाता है। अगर कोई नदी राजस्थान में बह रही है तो वो बिहार में कैसे चली गई? तो सी ऑप्शन ऐसे कट जाता है, ठीक है। यहां कंफ्यूजन हो सकता है ए और बी में, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से लगे हुए राज्य है। तो यहां मध्य प्रदेश गुजरात में नहीं बहती है, सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ए ऑप्शन सही होगा 23वें का। क्लियर? आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? अब बांध की बात आ गई है। बांध, बांध होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नदी के पानी को रोक लिया जाता है ताकि फ्यूचर में सिंचाई कर सके, बाढ़ को रोका जा सके, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए। तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध? बताओ, सबसे ऊंचा नदी बांध। ऊंचे की बात की है, ऊंचे की, और वो भी नदी बांध। एक जो भांकड़ा बांध है ये गुरुत्वाकर्षण में ऊंचा है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। और किस नदी पर है ये? किस नदी पर है ये? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर भांकड़ नांगला बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? कौन सी नदी पर है? हीराकुंड, महानदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और टिहरी बांध कहाँ है? भगीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा यही है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, भगीरथी नदी। ये गुरुत्वाकर्षण में ऊंचा है, ये सबसे लंबा बांध है, और ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो अभी बताया मैंने तुम्हें सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत में, ठीक है जी। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई बांध
अब इसे आप पहचान सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य में पड़ेगा, जिले में, झांसी जिले में पड़ेगा। और झांसी जिले में कौन सी नदी होकर के बहती है? करो कमेंट। वीडियो को सभी लाइक कर दें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, टिहरी बांध ही बताया भाई। नहीं, टिहरी बांध ऊंचा है, लंबा हीराकुंड है। गौरव कुमार राम राम भाई, बताओ रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी जिले में कौन सा पड़ेगा? बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और जो बेतवा नदी है ये किस जिले से होकर के बहती है? ललितपुर जिले से। उत्तर प्रदेश का है ललितपुर जिला। और यहीं पे परियोजना चल रही है, माता टीला परियोजना चल नहीं रही, बन के तैयार है ये माता टीला परियोजना। और इसी पर है, माता टीला परियोजना में ही है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो कौन सा जिला हो गया? ललितपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्लियर है बात? ठीक है। रिहंद नदी, ये बताओ ये कौन सा उसमें पड़ेगा, कौन से जिले में पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के। रिहंद नदी। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी है जी सोन नदी की सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पड़ेगी किसमें? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र। सोनभद्र में रिहंद बांध परियोजना, नाम सुना होगा आपने यूपी जीके में। टोंस नदी, टोंस नदी किसकी है सहायक नदी? गंगा की। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। और केन बताओ, केन किसकी सहायक नदी है? चंबल सिंध बेतवा केन। याद करो, केन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। यमुना नदी की सहायक नदी है जी केन। ये सब कुछ मैंने तुम्हें थ्योरी क्लास में करा रखा है एप्लीकेशन पे। चंबल सिंध बेतवा केन और हिंडन, ये यमुना की सहायक नदी है। आगे देखो अगला सवाल। गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है? गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या गुरुजी यूपी स्पेशल जीके का है क्या बैच? नहीं, ये जो बैच है आपका, ये जो बैच चल रहा है ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की जीके की मैराथन चल रही है। और रीजनिंग की, दो सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जीके और मैराथन। और जो यूपी पुलिस का बैच है वो एप्लीकेशन पे है, जिसपे यूपी जीके करा दी है। 2-3 ही टॉपिक वहाँ बचे हुए हैं बस, ठीक। लेकिन उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेकर के आ जाऊँगा पेपर से पहले पहले। यूट्यूब पे आपको मैं फ्री में जो दूंगा, यूपी जीके की मैराथन दे दूंगा कंप्लीट विद थ्योरी एंड विद क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सीरीज में ऐसे ही लेकर के आऊँगा मैराथन में ही। मैराथन में हमारे क्वेश्चन चलते हैं, प्रैक्टिस सेट की मैराथन चलती है, बाकी थ्योरी क्लास आपकी एप्लीकेशन पे होती है, ठीक है जी। यहाँ प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी कराता हूँ। तो गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये पड़ते हैं चंबल नदी पर। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी है जी यमुना की सहायक नदी, यमुना की। इन्हें बार बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। ये चंबल नदी यमुना की है। तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। तापी नदी और नर्मदा नदी अरब सागर, और दोनों की दोनों भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी से। और दोनों नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है, जिसकी जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है? मालप्रभा, घाटप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है। ये कृष्णा की सहायक नदियां है। अगला सवाल देखो 28वां, मिलान करने को आया है। सूची 1 और सूची 2 आपको दिए गए हैं, मिलाना है आपको। तो जब भी मिलान वाले सवाल आए तो उसमें पहले ये देखो कि आपको कौन सा पता है, उसी से ऑप्शन कट जाते हैं। तो एक सूची 1 में नदियां दी है और इसमें बांध दी है, कौन सी नदी पे कौन से बांध बने हुए हैं। तो नदी है जैसे कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल। अब देखो आपको इसमें से किसका पता है, कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे। एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को।
एलिमिनेट। सर कृष्णा का उद्गम स्थल बता दो। भाई कृष्णा का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर और गोदावरी का है त्र्यंबकम। महाबलेश्वर बताया था ना, कृष्णा जो है बलशाली है, महाबली है, ऐसे लिंक करोगे याद हो जाएगा महाबलेश्वरम। इस सवाल को एलिमिनेट करो जल्दी। कावेरी कृष्णा नर्मदा चंबल, पिछले सवाल में तुमने चंबल का पढ़ा, चंबल का। चौधरी साहब का बी जवाब आया है, बी। देखो चंबल, चंबल पे बंधा है गांधी सागर, पिछले सवाल में देखा तो डी का तो थर्ड हो गया। अब डी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन हम हटा देते हैं। डी का थर्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग मैच हो रहे, तो बस एक को और पकड़ना, किसी एक को पकड़ लो। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, तो सी का 4 हो गया, सी का 4। सी का 4 किस में है, बी में है, तो बी आंसर सही होगा, ए गलत हो जाएगा। सी का 2 नहीं है, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। ए का 2 कावेरी पे बना है मेट्टूर, ध्यान रखना कावेरी पर है भाई मेट्टूर, कावेरी पर मेट्टूर। कावेरी का उद्गम स्थल कहां से है, ब्रह्मगिरी। बताया था ब्रह्म की पुत्री मान लो कावेरी को, है ना, ब्रह्मगिरी इसका उद्गम स्थल हो जाएगा कावेरी का। कृष्णा कहाँ हो जाएगा, महाबलेश्वर, ठीक है, कृष्णा का महाबलेश्वर। नर्मदा का कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक। ये कहाँ से निकलती है चंबल, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है चंबल, ठीक, यमुना में आकर के मिल जाती है। तो बी का हो गया जी, ये बी का 1। कृष्णा पे है अलमाटी, कृष्णा पे है अलमाटी। कन्हैया जो है बचपन में माटी खाते थे घी के मक्खन के साथ साथ में, अलमाटी ऐसे याद करेंगे, अलमाटी। क्लियर। अगला सवाल देखो, 29वां सवाल। ये भी मिलाने के लिए लेकर के आया हूं मैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में बांध दी है और इस बार सूची 2 में नदी दी है। करो जल्दी, इतना कर लेना, सारे सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी वाले एग्जाम के लिए भी। पूरी डिटेल में जो डेस्क्रिप्टिव क्लासेस चलती है वो आपकी फाउंडेशन बैच पे चलेगी, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ये सारे बांध वगैरह कहाँ है, पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा तुम्हें। जीएस फाउंडेशन में ऐसे ही मैथ्स फाउंडेशन, जीएस और मैथ्स हमने कॉम्बो भी निकाल रखा है, कॉम्बो फाउंडेशन, बहुत ही सस्ती फीस पर है। पूरी डिटेल में जानकारी विद क्वेश्चंस विद करंट अफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले लो, एडमिशन चालू है उस पर, क्लासेस बाद में चलेगी अभी। जितने ज़्यादा एडमिशन हो गए उतनी अच्छी क्लास देंगे, जितने कम एडमिशन हो गए उतनी क्लास तब भी अच्छी देंगे नहीं रह रही अभी तो बताओ फरक्का बांध कहाँ है, फरक्का बांध, टेहरी बांध, टेहरी, थीन बांध, नागार्जुन बांध। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो आपको पता है पहले उसको पकड़ लो। देखो नागार्जुन बताया था, नागार्जुन, नाग अर्जुन, अर्जुन किसके साथ में थे, कृष्णा के साथ में थे, तो डी का 1 है, डी का 1, डी का 1। अब डी का 1 किस ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में, बाकी सब कट गए, तो सी आंसर सही होगा। लेकिन चेक कर लो फिर भी, ए का 3rd है, फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर है, जहां से गंगा फरक्का बैरिज होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। टेहरी बांध भगीरथी नदी पर है, ये भी गंगा ही नदी है एक तरीके से, ये भगीरथी अलकनंदा के साथ। ध्यान से समझो एक बार, देखो यमुनोत्री से गंगोत्री से निकलती है भगीरथी नदी, इधर से आती है अलकनंदा, कहाँ मिलती है आकर के, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलने के बाद जो नदी बनेगी इसको हम गंगा बोलेंगे, गंगा नदी, गंगा नदी। और क्या क्या है इसमें देखो, ये बद्रीनाथ पड़ता है यहाँ अलकनंदा पे, बद्रीनाथ, भगीरथी पर पड़ता है केदारनाथ, केदारनाथ, इसी पर बांध बना हुआ है ये टिहरी बांध, टिहरी बांध इसी पर है, ऊंचा बांध है ये, नदी बांध में ऊंचा, गुरुत्वाकर्षण के मामले में भाखड़ा नांगल बांध ऊंचा है, और लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तो टिहरी होगी, टिहरी बांध है इस पे भगीरथी नदी पर। अब बद्रीनाथ से निकलते हैं ये अलकनंदा है, अलकनंदा। और कौन कौन सी नदी मिलती है इस पे, देखो यहां से निकलती है धौली गंगा, कहाँ मिलेगी आकर के, ये मिलेगी विष्णु प्रयाग पे, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा विष्णु प्रयाग। फिर एक नदी आएगी पिंडर नदी, पिंडर, पिंडर नदी मिलेगी कर्ण प्रयाग पे आकर के मिलेगी, कर्ण प्रयाग, पिंडर नदी कहाँ मिलेगी, कर्ण प्रयाग, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग। फिर एक नदी आती है नंदाकनी, वो मिलेगी नंद प्रयाग, ये है नंद प्रयाग, यहाँ नंदाकनी, नंद प्रयाग। एक नदी इधर से आएगी, इसका नाम है मंदाकिनी, ये मिलेगी रुद्र प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी, ठीक है जी। फिर एक सहायक नदी आती है यमुना, यमुनोत्री से आती है, यमुनोत्री से यमुना नदी,
और गंगा में आकर के मिलती है प्रयागराज में। तो इतने सारे प्रयाग है, देखो प्रयागराज, प्रयाग ही होता है जहां नदी मिलती है। तो कितने प्रयाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रयाग हो गए टोटल। ठीक है जी। गुरुजी रात को भी है क्या ऐप पर कोई बैच? हाँ भाई बिल्कुल है, रात में भी क्लास चलती है, 10-11 बजे तक चलती है क्लास। तभी तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर हम 3 बजे से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में भी क्लास देनी होती है फिर। आगे देखो, ये देखो 30, ये सूची वाले सवाल मैं इसलिए लेकर के आया हूं ताकि एक ही सवाल से आप लोग काफी सारे सवाल इसमें कर लो और दिमाग भी थोड़ा सा खुल जाए आप लोगों का। इसमें बांध और राज्य दिए है। अब बांध कौन से राज्य में मिलेंगे, देखो ध्यान से। तुंगभद्रा कृष्णा नदी पर है ये बांध, कृष्णा नदी पर। इडुक्की, इसमें जो आपको पता है पहले उसको कर लो। जैसे इडुक्की, इडुक्की केरल में पड़ता है, तो सी का वन है, सी का वन है। सी का वन किस ऑप्शन, सी का वन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, निकल गया आंसर। एक उससे निकल जाता है मिलान वाले सवालों में। लेकिन बाकियों को भी देख लो, सी ऑप्शन में ए का 4 बोला है, तो तुंगभद्रा कहाँ चला गया, कर्नाटक में। कर्नाटक में है तुंगभद्रा, याद रखना, कर्नाटक में है तुंगभद्रा। ठीक है। बी का 3 लोअर भवानी, लोअर भवानी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में लोअर भवानी तमिलनाडु में है। इडुक्की, इडुक्की केरल में है, केरल में। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। अब देखो मैंने तुम्हें पर्वत करा दिए, नदी करा दी, नदी पर बांध करा दिए। जितना करा रहा हूं बस इतना ही कर लेना, इसी से ही सवाल मिल जाएंगे आपके। 38 में से 30 के करीब तो आराम से मिल जाएंगे सवाल। ठीक है। अब आगे झील। झील क्या होती है, पानी का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जमीन होती है, उसको झील बोलते हैं। गांव में इनको तालाब बोल दे, जोड़ बोल दे। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछी है। मीठे जल का मतलब ये नहीं है कि वो मीठा है, उसमें चीनी मिली हुई है। मीठे जल का मतलब है कि पीने लायक पानी है, मतलब। ठीक है, टेस्टी है थोड़ा सा पानी। मीठे जल की झील कौन सी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में है वूलर झील, वूलर झील। ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा में चिल्का झील। नेवी वालों की ट्रेनिंग होती है यहाँ। और इसको लैगून झील भी बोलते हैं, लैगून झील, लैगून झील। और ये खारे पानी की झील भी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। लैगून का मतलब होता है ऐसी झील जो समुद्र के पानी से बनी हो, उसको लैगून झील बोलते हैं। समुद्र के पानी से बनने वाली झील को लैगून झील बोलते हैं। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है, और ये भी एक खारे पानी की ही झील है। पुष्कर झील कहाँ है, पुष्कर ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। अगला सवाल, अगला सवाल, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है। अभी जवाब दिया मैंने तुम्हें, लोकटक झील किसमें, मणिपुर में है जी, मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील। आगे देखो, प्रसिद्ध लैगून झील। लैगून झील बोला जो समुद्र के पानी से झील बनती है। जैसे मान लो ये ऐसे कुछ कर्व बना हुआ है और समुद्र का पानी इसमें घुस गया, और फिर उसके बाद रेत के माध्यम से ये रास्ता बंद हो गया, तो इस समुद्र के पानी से झील बन गई। इसको हम बोलते हैं लैगून झील। किस राज्य में है लैगून झील, बताओ। अभी जवाब दिया था लैगून झील है उड़ीसा में, लैगून झील उड़ीसा में है, चिल्का। हाँ, केबुल मंजाओ भी है लोकटक पे, राष्ट्रीय पार्क। आगे देखो, जब राष्ट्रीय पार्क आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे, उसमें कराऊंगा तो मैं सारी चीजें, रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील के बारे में कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉइड आया था जो वहां महाराष्ट्र में टकराया और उसके बाद ये झील बन गई। लोनार झील बोलते हैं, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सी ऑप्शन सही रहेगा, लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है जी। एक करेटर झील भी होती है, करेटर, करेटर झील उसको बोलेंगे जो ज्वालामुखी पर्वत था। जैसे मान लो ये ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी का ऐसे गड्ढा बना हुआ है, अब बारिश हो गई तो यहाँ पे पानी भर गया, तो ये झील बन गई। इसको करेटर झील या ज्वालामुखी झील बोलते हैं, ज्वालामुखी झील, वोल्केनिक झील। अगला सवाल देखो, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। पेपर में आया हुआ सवाल है, कोलेरू झील, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील कहां पड़ेगा जी, कोलेरू झील
क्या केरल में है, क्या आंध्र प्रदेश, क्या तमिलनाडु, क्या उड़ीसा? तो कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। भूलना मत, इनको याद रखना। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू। आगे देखो, अब अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखो ये सवाल करने सिखाए मैंने तुम्हें, जो भी तुम्हें पता है पहले उस ऑप्शन को पकड़ लो, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यहाँ झीलें दी है और राज्य दिया है। लोकटक का पता है पहले आपको, तो लोकटक को पकड़ो। लोकटक का कहाँ है? मणिपुर में। ए का 4 है जी, ए का 4। अब ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हो गया सवाल। ए ऑप्शन, लोकटक मणिपुर, तो ए ऑप्शन सही होगा। पुलिकट भी देख लो, पुलिकट कहाँ पड़ती है? पुलिकट पड़ती है आपकी तमिलनाडु, लोनार महाराष्ट्र, वूलर जम्मू कश्मीर। क्लियर है? तो किसी एक से ही ये मिलान वाले सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं दिया है, नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब रहेगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर लाइक कर दे, ठीक है? एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। सपने आपने देखे हैं तो आपको अपने सपनों के लिए मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी आप लोगों को। कोई दूसरा नहीं करेगा आपके सपनों को पूरा, आपके सपने आप ही पूरा करोगे, तो मेहनत भी आप ही को ही करनी पड़ेगी। या तो बहाने बना लो या फिर अपने सपनों को अचीव कर लो। मौका मिला है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या सांबर झील राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में ही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लेकिन लोनार झील तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़िया। आगे देखो, नागिन झील, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील, नागिन झील, तो जो नागिन झील है ये पड़ती है जी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है नागिन झील, ध्यान रहेगी, जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सी? कंचनजंगा। इनमें से पूछा है, इनमें से। वैसे तो केटू गॉडविन है, लेकिन वो काराकोरम की है। सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है। केटू गॉडविन अगर इस ऑप्शन में मान लो यहीं कहीं केटू गॉडविन भी लिख देता अगर मैं, तो मोस्टली बच्चे इसको लगा करके आते, लेकिन उसने सवाल में पूछा हिमालय की। छोटा सा सवाल है, एक नॉर्मल स्टैटिक जीके का सवाल है, लेकिन सिर्फ एक शब्द की वजह से आंसर गलत हो जाता। अगर यहाँ ऑप्शन केटू गॉडविन भी होता तो आप लोग केटू गॉडविन करेक्ट करते, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि हिमालय की पूछा है, जबकि केटू तो काराकोरम रेंज की है, ठीक है ना? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कहां पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में। सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम में बताई थी नामचा बरवा, ये कल का ही सवाल है। नामचा बरवा असम में है, नामचा बरवा ऊंची चोटी, ऊंची चोटी असम में है, नामचा बरवा, ठीक है जी। और ये हो गई आज की आपकी इंडियन ज्योग्राफी के 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अब आपकी जो क्लास लेंगे वो आपके अंकुर सर लेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग की क्लास टॉपिक वाइज लेकर के आते हैं वो डेली, और डेली एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। पेपर का आपका सिर्फ 1 महीने का टाइम रह गया है। अपने आप को तैयार कर लो, रिवीजन करते रहो बार बार जहाँ से भी क्लास मिल रही है। इस चैनल पर आपको जीके जीएस में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी। रीजनिंग भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। मैथ्स आपको अश्वनी सर करा रहे हैं और हिंदी आपको अंकुर सर करा रहे हैं एप्लीकेशन पे। हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे आप सभी लोगों को। और ब्रह्मा सीरीज भी बनने लग रही है, जितने सब्जेक्ट की लगभग सभी सब्जेक्ट की बन जाएगी याद करने के लिए। उसमें 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे पेपर से पहले पहले, ठीक है। ध्यान देना, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप लोगों को रिवीजन करना है जितना भी आपने पढ़ लिया, ठीक है।
करंट अफेयर का भी कोशिश करेंगे, एक साल के करंट अफेयर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दे, जो जो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से। ठीक है जी, अपने मैथ्स पे, अपनी रीजनिंग पे, अपनी कैलकुलेशन पे और अपनी मेमोरीज के माध्यम से याद करने पे, इन पे फोकस करो। और स्कोर कितना करना है ध्यान देना सभी, स्कोर कर सकते हो आप जो है 200 से 250 के बीच आपका स्कोर रहना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ आपकी 200 के आसपास रहेगी रिटर्न की कट ऑफ। अगर फाइनल मेरिट में जाना है तो 200 प्लस नंबर लेकर के आने हैं आप लोगों को, यूपी पुलिस के लिए ध्यान रखना है ये। और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है, उनको 135 से 145 के बीच, इतने पे आप सेफ स्कोर रहेगा आपका फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट तक का बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, कट ऑफ भी इतनी रहेगी, 130 के आसपास कट ऑफ रहेगी एसएससी जीडी की, ये जीडी की कट ऑफ है। और यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है वो 200 के आसपास रहेगी, ये यूपी की कट ऑफ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, देखो कहाँ कमी रह गई है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, इन सभी का ध्यान रखो। अब आपके अंकुर सर आपकी क्लास लेंगे रीजनिंग की, सभी बने रहे क्लास में, कैलकुलेशन वाला टॉपिक आ गया अब आप लोगों का। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ हो गए सभी बच्चे, ठीक ठाक हो गए और तैयारी में लगे हो।